साल 1980 की एक ठंडी रात इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में स्थित एक बेहद सुरक्षित सैन्य परिसर में अचानक तेज अलार्म बज उठा। कुछ ही मिनटों के अंदर हथियारों से लैस सैनिक पूरे परिसर में फैल चुके थे। सुरक्षा अधिकारी भागते हुए एक खास इमारत की तरफ जा रहे थे, जहां पाकिस्तान के सबसे गोपनीय वैज्ञानिक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। कमरे के अंदर कुछ वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी बेहद तनाव में खड़े थे। एक टेबल पर फैली फाइलों और तकनीकी दस्तावेजों को बार बार जांचा जा रहा था, लेकिन समस्या साफ थी। कुछ बेहद महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी गायब हो चुकी थी। ये जानकारी इतनी संवेदनशील थी कि अगर ये बाहर चली जाती तो पूरे प्रोजेक्ट की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन उस रात वहां मौजूद किसी भी अधिकारी को यह अंदाजा नहीं था कि इस घटना की असली कहानी पाकिस्तान के अंदर नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर भारत में शुरू हुई थी। ये कहानी है उस खामोश खुफिया मिशन की जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा मिशन जिसमें कोई गोली नहीं चली, कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन जिसने दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर को समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। साल 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ। ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच लड़ाई नहीं था, बल्कि इस युद्ध ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीतिक स्थिति बदल दी। इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर एक नए देश बांग्लादेश के रूप में दुनिया के सामने आया। ये पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य और राजनीतिक हार थी। इस हार ने पाकिस्तान के नेतृत्व व्यवस्था को गहराई से झकझोर दिया था। उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले दशकों की रणनीति तय कर दी। भुट्टो ने एक बार कहा था, अगर हमें घास खानी पड़े तब भी हम अपना परमाणु बम बनाएंगे। ये बयान केवल भावनात्मक नहीं था, ये पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय लक्ष्य की घोषणा थी। उधर भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा था। और फिर साल 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण को दुनिया ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना। भारत के इस कदम ने पाकिस्तान की चिंता और बढ़ा दी। अब पाकिस्तान के सामने साफ लक्ष्य था, हर हाल में परमाणु क्षमता हासिल करना। इसी दौर में एक ऐसा नाम सामने आया जो आगे चलकर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का चेहरा बन गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। कदीर खान एक मेटलर्जिकल इंजीनियर थे। उन्होंने यूरोप में पढ़ाई की थी और बाद में नीदरलैंड में एक वैज्ञानिक संस्था में काम कर रहे थे जो परमाणु ईंधन संवर्धन तकनीक से जुड़ी थी। ये वही तकनीक थी जो परमाणु हथियार बनाने के लिए सबसे अहम मानी जाती है। कहा जाता है कि वहां काम करते हुए उन्हें गैस सेंट्रीफ्यूज तकनीक से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली। कुछ समय बाद कदीर खान अचानक पाकिस्तान लौट आए और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई। पाकिस्तान के शहर काहुटा में एक गुप्त परमाणु सुविधा स्थापित की गई। ये जगह इतनी सुरक्षित और गुप्त थी कि दुनिया की निगाहों से लगभग छिपी हुई थी। लेकिन भारत के लिए ये केवल एक दूर की खबर नहीं थी, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों के सामने एक बड़ा सवाल था। अगर पाकिस्तान परमाणु हथियार बना लेता है तो दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी था कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की हर गतिविधि पर नज़र रखी जाए। यहीं से शुरू हुआ एक बेहद खामोश और लंबा खुफिया मिशन। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि पाकिस्तान किस प्रकार की परमाणु तकनीक विकसित कर रहा है। क्या वो प्लूटोनियम आधारित हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है या फिर यूरेनियम संवर्धन तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। धीरे धीरे सामने आने वाली जानकारी से ये संकेत मिलने लगा कि पाकिस्तान गैस सेंट्रीफ्यूज तकनीक के जरिए यूरेनियम को संवर्धित करने की दिशा में काम कर रहा है और यही प्रक्रिया परमाणु बम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होती है। रॉ के विश्लेषकों ने इस कार्यक्रम से जुड़े लोगों, वैज्ञानिकों और उन कंपनियों पर नज़र रखना शुरू किया जो पाकिस्तान को उपकरण और तकनीक उपलब्ध करा रही थीं। ये मिशन किसी फिल्म की तरह तेज नहीं था, ये बेहद धीमी, धैर्यपूर्ण और सावधानी से चलने वाली प्रक्रिया थी। खुफिया दुनिया में कई बार सबसे बड़ा हथियार धैर्य होता है। कई बार महीनों और सालों तक सिर्फ छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं और फिर उन्हीं टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाई जाती है। 1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के कुछ वैज्ञानिक और अधिकारी विदेशों की यात्राएं करने लगे। वे यूरोप और अन्य देशों में तकनीकी सहयोग और उपकरणों की तलाश में जाते थे।
यहीं से खुफिया एजेंसियों को अप्रत्यक्ष जानकारी हासिल करने के कुछ अवसर मिलने लगे। दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां उस समय पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर नज़र रख रही थीं, क्योंकि परमाणु हथियारों का प्रसार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा मुद्दा था। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि पाकिस्तान काहुटा में गैस सेंट्रीफ्यूज मशीनों का इस्तेमाल करके हाईली एनरिच्ड यूरेनियम बनाने की कोशिश कर रहा है। गैस सेंट्रीफ्यूज तकनीक बेहद जटिल होती है। इन मशीनों को बहुत तेज़ गति से घूमना पड़ता है। अगर इनमें हल्की सी तकनीकी गड़बड़ी भी हो जाए तो पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि इस तकनीक को विकसित करना आसान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान इस दिशा में लगातार काम कर रहा था। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ने लगी थी। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों को शक था कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान लगातार ये दावा करता रहा कि उसका कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। सच्चाई क्या थी, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, लेकिन खुफिया एजेंसियां लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थीं। इस पूरे समय भारत और पाकिस्तान के बीच कोई खुला युद्ध नहीं था, लेकिन पर्दे के पीछे एक खामोश खुफिया जंग जरूर चल रही थी। रॉ का मकसद केवल ये समझना था कि पाकिस्तान किस गति से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और वो किस स्तर तक पहुंच चुका है। ऐसी जानकारी किसी भी देश की रणनीतिक योजना बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी ने भारत को अपनी सुरक्षा नीति मजबूत करने में मदद की। भारत ने भी अपने वैज्ञानिक और रक्षा कार्यक्रमों को उसी हिसाब से आगे बढ़ाया। समय बीतता गया। 1990 के दशक तक आते आते ये लगभग स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान परमाणु क्षमता हासिल करने के बेहद करीब पहुंच चुका था। दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी। फिर साल 1998 में भारत ने पोखरण में अपने दूसरे परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों को दुनिया ने पोखरण 2 के नाम से जाना। इसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु परीक्षण किए और इस तरह दक्षिण एशिया में 2 परमाणु शक्तियां आधिकारिक रूप से सामने आ गईं। लेकिन इस पूरे सफर के दौरान खुफिया एजेंसियों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। कई बार इतिहास की बड़ी घटनाएं अचानक होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उनके पीछे वर्षों तक चलने वाली खामोश गतिविधियां होती हैं। खुफिया दुनिया में काम करने वालों की सफलताएं बहुत कम ही सार्वजनिक होती हैं, लेकिन उनकी भूमिका कई बार बेहद निर्णायक होती है। ये कहानी हमें ये समझाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल युद्ध के मैदान में तय नहीं होती। कई बार सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ बिना किसी शोर के खुफिया दुनिया में लड़ी जाती हैं, और उन्हीं खामोश लड़ाइयों के बीच इतिहास की दिशा तय होती रहती है।